प्रणाम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, बायो मीन्स जो लिविंग है, लिविंग थिंग कोई भी हो उसके आगे बायो लगता है। बायो मीन्स लिव, जैव होता है, जीव, जैव जो जीवित है। मॉलिक्यूल्स मतलब अणु, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जनरली हम जानते हैं। तो जो भी जीवित मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स जीवन में काम आ रहे हैं, लिविंग में काम आ रहे हैं, लिविंग थिंग बना रहे हैं या फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट है उन सबको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये बायोमोलिक्यूल्स जो हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है। NCERT पर आधारित है, प्लस इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वह ऐड की गई है क्वेश्चंस के हिसाब से नीट के लेवल के लिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये क्या है, NCERT से रिलेटेड है, मतलब बेस्ड है, बिल्कुल उसी पर यह आधारित है। तो लेक्चर को अच्छे से देखें और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड माइक्रोबियल पेस्ट भी ऑब्टेन, क्या प्राप्त होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स भी प्राप्त होते हैं। जब हम क्या करते हैं, प्लांट्स हुए या फिर एनिमल्स हुए, इनके जो टिश्यू हैं उनका जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट मिलते हैं। सम एलिमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसी प्रकार के सेम एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट पर। मतलब कि जो धरती के अंदर जितने भी इस अर्थ में जितने भी अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ पर जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में मिलते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अर्थ तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है अर्थ, और ह्यूमन्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हुए वे लिविंग हैं। तो जो एलिमेंट्स अर्थ के अंदर मिल रहे हैं वही लिविंग के अंदर मिल रहे हैं। फिर डिफरेंस कैसे, तो ये डिफरेंस है उनके कंपोजिशन के हिसाब से और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो लिविंग्स के अंदर ये जो मात्रा है वह, ये जो क्वांटिटी है ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होती है, ज़्यादा में, इसमें कम होती है, और उनका कंपोजिशन वह अलग हिसाब से होता है। सेम एलिमेंट मिलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। तो मेनली क्या है, इसमें लिविंग के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं, इनका जो अमाउंट है वह बहुत ज़्यादा होता है। लिविंग थिंग्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं लिविंग्स के अंदर, इन कंपैरिजन टू अर्थ के कंपैरिजन में। तो इस कारण से ये लिविंग अलग हो गए हैं और ये जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट है, ये नॉन लिविंग है, ये अलग हो गया है मात्र कंपोजिशन के वजह से और क्वांटिटी की वजह से। हमारे शास्त्रों में भी पंच तत्व लिखे हुए हैं। ये शरीर पूरा का पूरा जो है 5 ही एलिमेंट से, मतलब सूक्ष्म तत्व बोलते हैं उन्हें, माइक्रो एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे कि एक तो अर्थ हो गई, एक एयर हो गई, वायु, एक पानी हो गया, एक अग्नि हो गई, और एक क्या हो गया, आकाश हो गया। क्या आपको पता है ये पांचों के पांचों आपके अंदर प्रेजेंट हैं। अर्थ के बारे में तो हम इस बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे। एयर आप निरंतर जो है श्वसन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, रेस्पायरेशन वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। वाटर तो आता ही रहता है डाइजेशन में, हर चीज़ में वाटर इम्पोर्टेंट है, आप डेली लेते हैं।
फायर जो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फिर उससे हम जो वर्क करते हैं वह एक प्रकार से अग्नि मानिए, मतलब अग्नि का तेज वह मानिए फायर। स्पेस, स्पेस नहीं है तो ये सारे, इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है इसके बिना। स्पेस, स्पेस को बोलते हैं आकाश तत्व। तो ये वैसे यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स वे हैं जो लिविंग्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जब हम प्लांट टिश्यू हो गए, एनिमल टिश्यू, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको लेकर के उनका जब पेस्ट लेते हैं, या फिर प्लांट टिश्यू का पेस्ट लेते हैं, एनिमल टिश्यू का पेस्ट लेते हैं, तब उसका एनालिसिस करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कुछ मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और कुछ अदर मिनरल्स भी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Cells or tissue are composed of different molecules like protein, lipid, carbohydrates, amino acid, nucleic acid, etc. Each and every function of cell or tissue are directly or indirectly depending upon these molecules, that is called molecules, biomolecules. जो सेल का फंक्शन है, सेल जो होती है, हमने सेल चैप्टर पढ़ लिया है वैसे पहले, तो सेल के जितने भी फंक्शन हैं, सेल या टिश्यू के फंक्शंस हैं, मेनली इन बायोमोलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है फंक्शंस। कैसे? प्रोटीन का फंक्शन क्या है? डीएनए वगैरह बनाना, कहीं शरीर में टूट फूट हो गई है, मसल्स की अगर डैमेज हो गई हैं तो उनको रिपेयर करने के काम आता है। लिपिड हार्मोन्स बनाने में काम आता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में लिपिड का यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं, ये एनर्जी, फैट एनर्जी देने के काम आता है। और अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल का फंक्शन करते हैं, सेल या टिश्यू का फंक्शन करवाते हैं। ठीक है। इन सेल प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोल लीजिए या फिर साइटोप्लाज्म बोल लीजिए। इसके अंदर प्रोटीन कितना है? 10 to 15%, 10 to 12%, सॉरी 10 to 15%, 10 to 15% इसके अंदर प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट कितना है? न्यूक्लिक एसिड कितना है? 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड है, 5 to 7%। फाइव टू 7% न्यूक्लिक एसिड है। लिपिड 2% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है। 2% लिपिड है और 3% कार्बोहाइड्रेट है। ये जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर मिलता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी आ रहा है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी मिलते हैं। तो कितना परसेंट हुआ ये कंप्लीट? लगभग 20%, 22, ये टोटल ऐड करेंगे ये सारे एलिमेंट, 22, 27% लगभग 30%। और बचा कुचा 70% क्या है इसके अंदर? 70 to 80% क्या है? वाटर है प्रोटोप्लाज्म के अंदर। तो रिमेनिंग जो है वह क्या है? 70 to 80% क्या है? वाटर है।
तो हमें मेनली याद क्या करना है कि प्रोटीन 10 to 15% है, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड है, 2% लिपिड है, 3% कार्बोहाइड्रेट है। ये सारा का सारा जो है NCERT का डाटा है। आगे चलते हैं। देखिए, inorganic molecule like water is the most abundant in protoplasm that constituent 70% of total protoplasm। टोटल प्रोटोप्लाज्म का 70% जो पार्ट है वह वाटर का है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और लगभग 20 to 27% जो है अभी हमने ये निकाल लिया, ये क्या है, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं 30% में और 70% में वाटर आ जाता है। मतलब 27% में ऑर्गेनिक आ जाते हैं और बच्चे कुछ में अदर आ जाते हैं। मिनरल कंपोनेंट्स अराउंड 0.5 to 1%। मिनरल्स जो होते हैं जैसे आयरन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मिनरल हैं। सोडियम हो गया, ये जो हैं 0.5 to 1% के अंदर आ जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे बेसिकली क्या क्या मिलता है इसके अंदर, मतलब बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, और लिविंग्स के अंदर, सेल्स के अंदर जो भी फंक्शन करवाते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं सेल या टिश्यू के फंक्शन के लिए। और इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये जो मिलते हैं उनका कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन 10 to 15%, लिपिड 2%, कार्बोहाइड्रेट 3% और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% ये होता है। और रिमेनिंग जो होता है इनको अगर ऐड करते हैं तो 20 to 27% आता है। इसमें तो ये आ गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गए, और 70% क्या आ गया, इनऑर्गेनिक, वह क्या है, वाटर है, 70% वाटर। और बचा कुछ कितना है, लगभग 3% से 1 से 3 जो परसेंट बचा है 3%, उसमें अदर मिनरल्स या अदर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ जाते हैं। अदर्स इसमें आ जाते हैं, और इसके अंदर भी 0.5 to 1% क्या है, मिनरल है। ये सारा का सारा NCERT का डाटा है। अब बात करते हैं कि कैसे एनालाइज करें केमिकल कंपोजिशन को, कि सेल के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये NCERT से ये सब कुछ क्या करते हैं हम, कोई भी लिविंग टिश्यू होता है, या तो वेजिटेबल ले लीजिए, कोई भी लौकी या फिर कद्दू, कुछ भी ले लीजिए, टमाटर, कुछ भी वेजिटेबल, या फिर एक पीस ऑफ लिवर ले लीजिए, लिविंग के अंदर से, एनिमल के अंदर से लिवर का पीस ले लीजिए, उसको मिक्सर में किसी भी चीज़ में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड किसके साथ करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये याद करना है, CCl3CCOOH, Cl3CCOOH, ये क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसके साथ ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थिक स्लरी मिलेगी, गाढ़ी गाढ़ी स्लरी मिलेगी, पेस्ट के जैसा मिलेगा हमें। स्ट्रेन थ्रो ए चीज़ क्लॉथ और कॉटन, जो पनीर बनाने के लिए जो कपड़ा आता है, बहुत बारीक कपड़ा आता है, या फिर कॉटन का बहुत पेपर कॉटन में एक कपड़ा आता है, उससे इसे छान लेंगे, फिल्ट्रेट कर लेंगे, तो
जब हम छान लेते हैं तो दो चीज़ प्राप्त होती हैं। एक तो जो छन करके नीचे आ जाता है, जैसे कि हमने क्या किया, ये कोई वेजिटेबल या फिर हमने क्या लिया, ये लिवर का एक यहाँ से टुकड़ा ले लिया, इसको हमने ग्राइंड कर लिया मिक्सर में, कहीं पर भी ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद एक अलग बर्तन में हमने यहाँ ऊपर क्या लगा दिया, हमने एक ये क्लॉथ है, इसके ऊपर हमने ये ग्राइंड किया हुआ मटेरियल डाल दिया। तो इससे कुछ पार्ट तो यहाँ फिल्ट्रेट होकर छन कर आ जाएगा और कुछ ऊपर रह जाएगा। तो दो 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 फ्रैक्शन मिलते हैं इसके अंदर। एक तो होता है फिल्ट्रेट जो छन करके नीचे आ जाता है, उसे और क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल बोलते हैं उसे, जो छन कर आ जाता है नीचे। और एक जो होता है वह रिटेंटेट बोलते हैं, जो बचा रह जाता है ऊपर कपड़े के ऊपर या फिर छलनी के ऊपर जो बचा हुआ रह जाता है उसे रिटेंटेट बोलते हैं, जो एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते हैं उसे। ठीक है, ये दो प्रकार का फ्रैक्शन हमें मिलता है, मतलब दो प्रकार के अलग अलग टुकड़े बोल लीजिए मिलते हैं। एक तो जो छन गया और एक नहीं छना। तो जो छन जाता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं, जिसे एसिड सॉल्यूबल पूल भी बोलते हैं, और जो नहीं छन के आता जिसे रिटेंटेट बोलते हैं वह एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते हैं उसे। साइंटिस्ट हैव फाउंड thousands of organic compounds in acid soluble pool। और ये जो एसिड फिल्ट्रेट है, एसिड सॉल्यूबल पूल है, इसके अंदर काफ़ी हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं साइंटिस्ट को। तो इसके अंदर ये एसिड सॉल्यूबल पूल है, सॉल्यूबल पूल है, इसके अंदर थाउजेंड्स काफ़ी सारे लगभग क्या मिले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं। और ये जो है रिटेंटेट, इसके अंदर नहीं मिले हैं, इसके अंदर इनऑर्गेनिक मिले हैं, या फिर जो कुछ ऑर्गेनिक भी रह जाते हैं जो इसमें ऊपर, लेकिन मेनली इनऑर्गेनिक रहते हैं। ये एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते हैं इसको, एसिड पूल बोलते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते हैं। आगे चलते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एनसीईआरटी की ही बात है। ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं। अब कार्बन किन किन कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, सब में। प्रोटीन में कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, अमीनो एसिड में कार्बन होता है, न्यूक्लिक एसिड में कार्बन होता है, सब में ईटीसी जितने भी लिपिड फैट वगैरह सब में कार्बन होता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, उनको बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आई हाउ टू गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने ऐसे पता लगा लिया, लेकिन कैसे पता लगाएं कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट और अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें तो हमने लिविंग टिश्यू लिया था, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ लिए और उनको हमने क्या किया, ग्राइंड किया, फिर उसको छान लिया, स्ट्रेन कर लिया थ्रू ए चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन से। फिर दो प्रकार का फ्रैक्शन मिला, एक तो फिल्ट्रेट जो नीचे आ गया छन करके जिसे एसिड सॉल्यूबल पूल बोलते हैं, दूसरा रिटेंटेट जो नहीं छन के आया और जिसे एसिड इनसॉल्यूबल पूल बोलते हैं। तो एसिड सॉल्यूबल पूल जो होता है उसके अंदर साइंटिस्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्राप्त किए या फिर ढूंढे साइंटिस्ट ने उसके अंदर। लेकिन अब बात आती है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनका पता कैसे लगाया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, ये पत्ती है मान लीजिए, पत्ती है या फिर कोई भी लिवर का ये टुकड़ा है, कुछ भी है, इसको क्या करते हैं, पहले तो ड्राई करते हैं, धूप में रख देते हैं तो ड्राई हो जाएगा। सबसे पहले लिविंग टिश्यू लेते हैं, उसे ड्राई करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, सारा का सारा वाटर जो है एवोपरेट हो जाता है, सब उड़ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसे ड्राई करने के बाद बर्न करते हैं,
बर्न करने से क्या होता है, इसके अंदर ये ड्राई हो गया, वाटर तो उड़ गया, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अभी भी हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब जलाते हैं तो कार्बन के बने हुए हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैक्सिमम तो वाटर के साथ H2O की फॉर्म में निकल गया, कुछ बचा रह जाता है, तो वह जलाने के बाद, बर्न करने के बाद भी निकल जाता है। तो नाउ वन ड्राई वेट को बर्न करने पर कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म CO2 एंड रिमूव्ड। तो कार्बन कंपाउंड क्या हो जाता है, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाती है, तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिमूव हो गए। रिमेनिंग एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, जो बची कुची जो राख है जलने के बाद, उसके अंदर केवल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और NaCl, फॉस्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो हैं, फॉस्फोरस तो जल चमकता है ना रात को, जब मुर्दा घर में अगर देखते हैं हम, मरघट में देखते हैं, तो जो जला कर चले जाते हैं तो उनके अंदर जो फॉस्फोरस है वह चमकता है, कई लोग डर जाते हैं कि भूत है। तो इस प्रकार से हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, और क्या हो गए, जैसे कि NaCl, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है NaCl, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये NCERT में ही है। एक मिनट, और कौन कौन से हैं इनऑर्गेनिक, NaCl हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेट हो गया और सल्फेट हो गया। ये हो गई। आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, कुछ इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन जो होता है, जो छन करके आ जाता है, उसके अंदर भी कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूर नहीं केवल उसमें ऑर्गेनिक ही हो, इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स, एलिमेंटल, अब हम क्या करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं सूक्ष्म लेवल पर, माइक्रो लेवल पर करते हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये एलिमेंटल एनालिसिस है, मतलब बेसिक एलिमेंट है ये। कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, क्लोरीन हुआ, बेसिक एलिमेंट्स हैं। आगे चलते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल या फिर प्रोटोप्लाज्म आर कॉल्ड बेसिस ऑफ लाइफ, जितने भी मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वे सारे के सारे जीवन का आधार हैं, उन्हीं से जीवन बना हुआ है। सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह ये बने, लिपिड्स वगैरह, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में ये वर्क करते हैं, उसके कारण लाइफ बनती है, लिविंग थिंग्स बनती हैं। हम चाहें तो इनको लेबोरेटरी में बना लें, लेकिन हम उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं रख सकते, ये नेचर का रूल है। प्रकृति स्वयं इन्हें निर्धारित करती है कैसे वर्क करना है, उसी हिसाब से जीवन बनता है। मान लीजिए प्रोटीन हुआ और कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, अमीनो एसिड हुआ, इन सब को लेकर के एक अगर हम टेस्ट ट्यूब में डाल दें तो इसका मतलब ये थोड़ी है। फॉस्फोलिपिड हुआ, ये खुद से ही कुछ सेल्स वगैरह बना लेंगे, लाइफ फॉर्म कर लेंगे, नहीं। ये लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये लिविंग की तरह वर्क नहीं करेंगी लैब के अंदर। तो ये जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म के अंदर, वो सारे के सारे बेसिस ऑफ लाइफ हैं, जीवन का आधार हैं। टू कैटेगरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स,
मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज होती हैं। अब हमने मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कर लिया था, अलग अलग कर लिए हैं, लेकिन अब उनमें जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनमें भी अब दो प्रकार की कैटेगरी है। एक तो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो ट्रेस हैं, स्मॉल हैं, छोटे हैं, वेट लेस देन 800 डाल्टन। वेट कितना उनका? 800 डाल्टन, एक यूनिट है। सिंपल शुगर, अब इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं? सिंपल शुगर हो गई, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। दूसरे हैं अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड हो गया, ऐसे। न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एडिनोसिन, मोनोफॉस्फेट, एएमपी, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारे के सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। एक बार देख लेते हैं और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो 800 डाल्टन से कम वेट हैं, या फिर मैक्सिमम इनका 800 डाल्टन जाता है वेट, और ये स्मॉल होते हैं, ट्रेस होते हैं। जैसे कि सिंपल शुगर हो गया है, अमीनो एसिड हो गया है, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हैं जैसे कि एएमपी जैसे, और विटामिन्स और मिनरल्स हो गए हैं। अब आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स पर। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? इन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, और इनका जो वेट है 800 डाल्टन से अधिक होता है। जैसे कि पॉलीसैकेराइड हो गए, जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वे पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड मतलब शुगर, पॉली मतलब बहुत सारे शुगर मिल करके एक चेन बना लेते हैं, जिसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए ये कार्बोहाइड्रेट। तो इसे क्या बोलते हैं? इसका जो वेट होगा 800 डाल्टन से अधिक होगा, तो ये क्या हो गया? मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हो गए प्रोटीन, पेप्टाइड चेन काफ़ी सारी मिल करके पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, जिसे प्रोटीन बोलते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं वो मिल जाते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से क्या बन जाता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड आ गए, और मैक्रो मॉलिक्यूल में क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड जो बने हैं, आरएनए है ना, ये जितने भी है, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड हैं और इसके अंदर पॉली न्यूक्लियोटाइड है, मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये 800 डाल्टन से अधिक है इनका वेट सबका। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिपिड जो है प्रेजेंट एज मोनोमेरिक फॉर्म, मतलब मोनोमर है, ये पॉलीमर नहीं है, मतलब एक ही फॉर्म है इसकी जो है। एंड सो कॉम्प्लेक्सिटी डू नॉट, और ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। मोनोमेरिक है फिर भी ये क्या शो करता है? कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। कॉम्प्लेक्स है ये लिपिड, मोनोमर होते हुए वो भी। लेकिन जैसे सैकेराइड है, मोनोमर सैकेराइड क्या हो गया? जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज की काफ़ी सारी यूनिट मिलकर क्या बना लेंगी? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, कुछ भी बना लेंगी। लेकिन जो लिपिड है वह मोनोमेरिक यूनिट होते हुए भी कॉम्प्लेक्स है इसे, लेकिन हम क्या कंसीडर नहीं कर सकते इसे स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है ये, मतलब फिक्स नहीं है कि, मतलब बहुत जोर देकर कि नहीं है कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका जो वेट है 800 डाल्टन से इसका वेट कम है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, इस कारण से इसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर ले लिया गया है। वेट इसका जो होता है लिपिड का 800 डाल्टन से कम ही होता है। और एंजाइम्स जो हैं वे भी किसके अंदर आते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं वे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, एंजाइम जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमने देख लिए हैं। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हम मेन जो हैं कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी क्या हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की यूनिट जो मिल जाती हैं काफ़ी सारी मिल करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देती हैं। ठीक है, जैसे सिंपल शुगर है, ग्लूकोज, काफ़ी सारे मिल करके कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं। तो अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है CH2O टू द होल पावर n, CH2O, ये फॉर्मूला है।
यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी। इससे ये फार्मूला बन जाएगा। अब मान लीजिए हम एन की वैल्यू 6 रख देते हैं यहाँ, तो CH2O टू द पावर इंटू 6, तो इसको कैसे करेंगे, C6H12O6, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया ग्लूकोज। तो ये फॉर्मूला है बेसिक कार्बोहाइड्रेट का, इस फॉर्म में रहेगा कार्बोहाइड्रेट। दोज मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 1:2:1 रेशो, ये रेशो है इसका। देखिए ये 6 है, इस टू 12 है, इस टू 6 है, तो ये क्या रेशो आ गया, 1:2:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में रहते हैं, तो वह क्या है, वह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, सीधी सी बात है। मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के साथ ये H2 वाटर मिल रहा है ना, बस कार्बन के हाइड्रेट। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है इनमें। एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप होगा, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कैसे, जैसे कि CHO, CHOH, CHOH, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये काफ़ी सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो इनको बोल देंगे पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी होते हैं, और कई में क्या है, ये इस प्रकार से भी प्रेजेंट होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं इनको। ये दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आगे इसको डिटेल में देखते हैं, अभी रुकिए। बस यहाँ पर ये याद कर लीजिए कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी इन लिविंग बॉडी बट आल्सो परफॉर्मिंग अदर फंक्शन। केवल एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करते कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन अदर फंक्शंस जो होते हैं बॉडी के, उनको भी करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे हेपेरिन हो गया, हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट्स है। हेपेरिन, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हुए भी कुछ फंक्शन करता है, केवल एनर्जी नहीं देता। तो हेपेरिन तो कोई एनर्जी देता ही नहीं है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। वन ऑफ द नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, हेपेरिन होता है, हेपेरिन प्रेजेंट होता है। हेपेरिन क्या करता है, अगर हेपेरिन प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है, वेन्स और वेन्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, वेन्स और आर्टरी के बीच में जो ब्लड, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, वह कहीं जम ना जाए, और जम जाएगा तो उसके अंदर क्लॉट बन जाएगा। जैसे कि ये वेन है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, और अगर हेपेरिन नहीं है तो क्लॉट बन गया, तो धीरे धीरे क्लॉट बड़ा हो गया और क्लॉट बन गई, तो यहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा। तो इसलिए हेपेरिन जो है एक प्रकार का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट मतलब होना है थक्का जमाना, तो थक्का नहीं जमने देता है नेचुरली। हेपेरिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करने देता है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब पेप्टिडोग्लाइकन भी है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पेप्टिडोग्लाइकन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अदर फंक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के। काइटिन भी जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोडा जो होता है किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है एनिमल किंगडम के अंदर,
उसके अंदर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। टिड्ढा देखा है आपने, टिड्ढा के ऊपर जो होता है, जो कवरिंग होती है, जो ऊपर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वह काइटिन का बना हुआ होता है, और काइटिन सेल वॉल ऑफ फंजाई में भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, और कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी ये अदर फंक्शन शो करते हैं, केवल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स नॉट ओनली प्रोवाइड एनर्जी इन लिविंग बॉडीज बट आल्सो परफॉर्मिंग अदर फंक्शंस भी शो करता है कार्बोहाइड्रेट्स। आगे देखते हैं और एग्जांपल। इनुलिन। इनुलिन इट इज़ ए फ्रैक्टोपॉलीमर, फ्रैक्टोज का पॉलीमर है ये, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट और अदर फंक्शन ऑफ किडनी। ये रेट को पता करने के लिए यूज में लिया जाता है इनुलिन। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन जो है वह अलग चीज़ है, ये इनुलिन है। इंसुलिन हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्लेइंग क्रूशियल रोल एज वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है मैट्रिक्स के अंदर। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तीन में विभाजित है। मोनोसैकेराइड के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, सिंपल शुगर जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ, इरिथ्रोज हुआ, राइबोज हुआ, मैनोज हुआ, ये मोनोसैकेराइड के अंदर है। ओलिगोसैकेराइड जो है 2 to 10 जो यूनिट होती हैं, पॉलीमर ऑफ 2 से 8 तक के जो पॉलीमर हैं वो किस में आते हैं, ओलिगोसैकेराइड। मतलब 8 यूनिट अगर ग्लूकोज की मिल जाती हैं या 10 यूनिट मिल जाती हैं तो ओलिगोसैकेराइड बन जाता है, जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये किसके अंदर आते हैं, ओलिगोसैकेराइड। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। और पॉलीसैकेराइड मोर देन 10 से कितनी भी बन जाती हैं यूनिट मिल करके, जैसे कि ग्लूकोज एक यूनिट है, ये काफ़ी सारे ग्लूकोज मिलकर, मान लीजिए 50 ग्लूकोज मिल जाएं और एक यूनिट एक स्ट्रक्चर बना लें, उसी को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। बहुत सारी, पॉली मतलब बहुत, सैकेराइड मतलब शुगर। शुगर मेनली ग्लूकोज है और ग्लूकोज ही फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है। तो पॉलीसैकेराइड में भी दो हैं, होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें केवल, जैसे मान लीजिए केवल ग्लूकोज की चेन हो, केवल फ्रक्टोज की चेन हो, तो उसे बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और जिसमें 2 यूनिट्स मिल जाती हैं उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो होमोपॉलीसैकेराइड में जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, इनुलिन हो गया। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, हेपेरिन हो गया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गया। ये किसके अंदर आते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर। अब आगे हम कल पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड पढ़ लेंगे, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और ये कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देंगे। फिर लिपिड या प्रोटीन ले लेंगे और 2-3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। आज थोड़ा कम है। थैंक यू।